हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज फिर से मैं एक नई पास्ट लाइफ की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस तरह की जो स्टोरीज़ होती है ना, उसका कनेक्शन मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। और मुझे यकीन है कि इस स्टोरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परसेंटेज में ज़रूर पाएंगे। तो आइए चलिए स्टोरी को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस स्टडी के अंदर हमारा जो क्लाइंट है वो अगेन एक फीमेल है। इस फीमेल क्लाइंट का मैं नेम एंड पहचान तो रिवील डेफिनेटली नहीं करूँगी, बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि ये जो क्लाइंट है ना, बहुत ही प्योर पर्सन है, स्पिरिचुअल है एंड इनका बहुत गॉड के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास भी है। बट स्टिल इनके मन का जो डर था ना, वो इतना गहरा था जिससे ये चाह कर भी कितना भी भगवान को प्रे करती, पूजा करती, मेडिटेशन करती, बट ये डर नहीं निकल पा रहा था। और ये खुद भी सोच में पड़ जाती कि आखिर मैं क्या करूं इस डर को निकालने के लिए। दोस्तों, इनके मन में बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो डर था ना, वो था फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम लव्ड वंस। अपने प्यारे लोगों से, अपने परिवार वालों से, जिनसे भी हमें प्यार होता है, हमें सबसे बिछड़ने का डर नहीं होता। केवल हम उन्हीं लोगों से बिछड़ने से डरते हैं जिनसे हमें प्यार होता है। अब वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, अगर हम मैरिड हैं तो हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, कई लोगों के सिबलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। कई लोगों के लाइफ में फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और उनसे वो बिछड़ने से डरते हैं। तो दोस्तों, इनके अंदर डेथ का फियर बहुत ज़्यादा था एंड इनको ये डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगी या मैं मरना नहीं चाहती। इनको डर था कि मैं अपनों से बिछड़ जाऊंगी, मैं अकेले इस दुनिया में रह जाऊंगी। आसपास में, गली मोहल्ले में किसी की भी डेथ होती, किसी भी घर में, तो उनके परिवार वालों का रोना सुनकर ये बुरी तरीके से डर के कांप जाती। और हर वो डेथ आसपास के एरिया में, चाहे घर परिवार में किसी रिलेटिव का अगर हो जाए, तो ये बार बार ये चीज़ें उनके डर को और ट्रिगर करती और पहले से ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। जब इनको अपने खुद से, जितना भी ये पूजा मेडिटेशन वगैरह जो करती थी, उनसे जब इसका सॉल्यूशन इनको नहीं मिला है, तो इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया है PLR का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिसमें आप अपनी पास्ट लाइफ को विजिट करते हो, देखते हो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में ये डर है। तो जब इनका पास्ट लाइफ एक्सप्लोर किया है, इन्होंने पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को एक्सेस किया है, तो ये देखती हैं खुद को एक बहुत ही घने डीप फॉरेस्ट में, एक कबीले में। कुछ 14 से 15 साल की इनकी एज होती है और उस एज में अपने कपड़े को ये लीव्स एंड छोटी छोटी टहनियों से बने हुए कपड़े, अजीब सी ज्वेलरी जैसे कि लकड़ियों से बने हो या छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए अजीब ही टाइप की, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या, किस तरह की ज्वेलरीज हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा कि अपने परिवार को देखो, किस तरह का जीवन जीते हो तुम लोग, क्या नाम है कबीले का, या कितने लोग हैं, खाने में क्या खाते हो, तो इन्होंने बताया कुछ 15 से 20 लोग हैं। कबीले का नाम तो इन्हें पता नहीं चल पाया क्योंकि इनकी जो विज़न थे, ये इनका फर्स्ट PLR था, तो इनके जो विज़न थे ना, काफ़ी ब्लर से थे, बहुत क्लियर नहीं थे। दोस्तों, अक्सर ऐसा बहुत सारे क्लाइंट के साथ होता है कि जब वो अपना फर्स्ट PLR ले रहे होते हैं तो उनको विजन्स थोड़े से ब्लर आते हैं, बहुत क्लियर नहीं आते। इसका रीज़न यही है कि जो पास्ट लाइफ को वो एक्सेस कर रहे होते हैं वो काफ़ी सालों पहले होती है, सेंचुरीज पहले होती है। उतनी पीछे की मेमोरीज को एक्सेस करना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। तो ये कई बार ऐसा होता है कि उन्हें विजन्स जो है वो थोड़े से ब्लर आते हैं।
एनीवेज हम रीजंस पे नहीं अटकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं पीएलआर में। और फिर जब इनसे पूछते हैं खाने के बारे में तो वो महसूस करके बताती हैं कि हम लोग कुछ, हमारे पास लोहे के हथियार हैं, लोहे के भी नहीं कहूँगी, कुछ लकड़ियों के ही हथियार थे इन्होंने जैसा कि बताया। मैंने पूछा हथियार किस चीज़ से बने, तो उन्होंने वो ऐसा बताया बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, इससे हम काटते हैं, इस तरीके से वो बता रहे थे। तो मुझे लगा शायद अगर काटते हैं तो लोहे के ही हथियार होने चाहिए, बट इन्होंने कहा नहीं, लोहे के हथियार नहीं हैं। ये जो बांस होती है या बहुत ही लकड़ियाँ जो होती, जिनको इन्होंने पत्थरों पे इनके परिवारजनों ने घीस घीस कर शार्प बना रखा था, एंड अलग अलग शेप एंड डिज़ाइन, जैसे तीर होते हैं या तलवार जैसा डिज़ाइन या घास काटने वाला जो हथियार होता है उस टाइप का डिज़ाइन दे रखा था। और वो हथियार लिटरली इतने शार्प थे कि उन हथियारों से ये जानवरों तक का शिकार करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो जानवर छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि जो ज़्यादा अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते या जिन जानवरों से इनकी जान को खतरा ना हो, जैसे कि हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, फॉक्स हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर जिन पे ये आसानी से काबू पा सकते हैं ना, उन जानवरों का शिकार करते हैं और उनको लकड़ियों को जमा करके पत्थरों से उनमें आग लगा के उन जानवरों को जलाकर खाते हैं। इस तरीके से इनका जीवन पालन होता है। इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल ये सर्वाइवल के लिए ही जी रहे थे। इनकी जो पूरी कम्युनिटी थी, बहुत ही पीसफुल माहौल रहता है इनकी कम्युनिटी में। जो भी 20-25 लोग थे आपस में सब एकता है, प्यार है, सब कुछ अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने सोचा फिर प्रॉब्लम कहाँ है, फियर ऑफ डेथ कहाँ से आया है। तो जैसे जैसे इनको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, अगले ही सीन में ये देखती हैं अपने आप को पेड़ों के पीछे एक गड्ढा है जिसके अंदर ये है, एंड इनके ऊपर काफ़ी सारे लीव्स एंड सूखी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स भी हैं बड़े बड़े, मतलब किसी तरीके से इनको छुपा दिया गया है। और दूर ये अपने परिवार वालों को लड़ते हुए देख रही हैं। इनके परिवार वाले किससे लड़ रहे थे, मैंने पूछा। तो इन्होंने बताया कि अपोजिट कम्युनिटी के लोगों ने हमला किया है इनके परिवार पे। क्यों हमला किया है? क्योंकि दोनों में लड़ाई चलती है, दुश्मनी चलती है इस बात को लेकर कि कई बार जानवरों का जब शिकार होता है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिटीज़ इस जंगल में थी वो सभी लोग हंटिंग पे ही सरवाइव कर रहे थे, या तो फ्रूट्स पे जो पेड़ों में थे या तो फिर हंटिंग पे, क्योंकि डीप फॉरेस्ट था तो मैक्सिमम फ्रूट्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो इनको हंटिंग का फिर सहारा लेना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि हंटिंग को लेकर झगड़े भी होते हैं। हर कबीला सोचता है कि मैं हंटिंग करूं और मैंने हंटिंग की तो मैं पहले पहुंचा, मैंने हंटिंग की तो ये जानवर अब मेरा है, मेरा अधिकार, हमारी कम्युनिटी से खाएगी। और सेम चीज़ दूसरी कम्युनिटी वाले भी सोचते हैं। तो इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। तो झगड़े जो थे ना वो अभी तक तो सिर्फ वर्बल थे, थोड़ी बहुत हाथापाई होती थी, बट अभी जो झगड़ा हो रहा था इस सीन के अंदर इनकी पास्ट लाइफ में वो था कि एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू थे ये लोग। लिटरली एक दूसरे को, जो इनके पास हथियार थे उससे एक दूसरे को ये लोग मार रहे थे। और ये बुरी तरीके से डर रहे थे, कांप रहे थे। इनकी आंखें तो बंद थी, ये एक पोजीशन में लेटे थे पीएलआर में, बट इनके हाथ और पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। और इनको बार बार एक ही वर्ड ये रिपीट कर रहे थे, जैसे कि मार देंगे मार देंगे। मैंने पूछा किसको मार देंगे, कौन मार देगा? तो इन्होंने बोला कि सामने वाले लोग हमारे कबीले पे भारी पड़ रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा लोग हैं उनकी कम्युनिटी में, वो हमारे सभी लोगों को ख़त्म कर देना चाहते ताकि उनको ज़्यादा फूड मिल सके। हम जो हंटिंग से एनिमल्स लाते हैं तो इसकी वजह से उन लोगों को कम पड़ता है, तो उनको ज़्यादा पड़ सके, इसलिए वो चाहते कि हम सभी को ख़त्म कर दें। और मैंने पूछा देखो कैसे मार रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कुछ के पास हथियार है, कुछ पत्थरों से ही वार कर रहे हैं, और हमारे मैक्सिमम लोग मर चुके हैं। मेरे माता पिता हैं, कुछ और लोग भी हैं जो अभी तक लड़ रहे हैं। मैं घबरा रहा हूँ अपने माता पिता के लिए कि कुछ उनको ना हो जाए। लेकिन फाइनली कुछ ही देर के बाद ये अपने माता पिता को भी मरते हुए देखते हैं, और बुरी तरीके से सेशन के बीच में ही ये बुरी तरीके से रोने लगते हैं। बहुत ही दुख और दर्द में भरकर पूरी तरीके से रोने लगते हैं कि मैं अकेला रह गया, मेरे माता पिता को मार दिया, अब मैं कैसे जीऊँगा,
लेकिन इनकी माँ ने इनको कहा था, जब इनको गड्ढे में छिपाया था, तो ये बात कही थी कि तुम किसी भी कीमत पे इस गड्ढे से बाहर नहीं निकलना। इसलिए मैं चाह कर भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आज तक माँ की कोई भी, जो भी उसने मुझे कहा, मैं हर बात मानता हूँ। तो मैं ये बात कैसे नहीं मानता? मेरे अंदर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे अपने माँ बाप को बचाऊँ। मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मैं बस यहीं पे गड्ढे में छिप कर रो रहा हूँ। मेरे सामने मेरे माता पिता को भी मार दिया, और उसके बाद वो लोग आसपास के पूरे एरिया को सर्च करते हैं कि कोई भी मेंबर इस कम्युनिटी का बचना नहीं चाहिए। इस चीज़ को देखकर वो और डर के मारे गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, और बहुत ही अंदर जाके अपनी आंखें बंद करके वहीं पे बैठे रहते हैं। रोते रोते उनको वहीं पे नींद आ जाती है, और कुछ देर बाद जब वो उठते हैं तो देखते आसपास घना अंधेरा हो चुका है। गड्ढे से धीरे धीरे वो ऊपर झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है। तो फिर वो गड्ढे से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं और अपने माता पिता की डेड बॉडीज़ के पास जाकर देखते हैं, बुरी तरीके से रोते हैं, और अब वो भगवान को भी कोस रहे होते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे अपने माता पिता से क्यों अलग किया, अब मैं कैसे जीऊँगा, अकेला क्या करूँगा। बार बार उनके मुंह से एक वर्ड निकल रहा था, अब मैं अकेला रह गया, अब मैं अकेला रह गया, मैं अकेले कैसे जीऊँगा, मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगा। और उस समय के बाद, वो जो 14-15 की एज थी उनकी, उस समय के बाद वो 2 वर्ष का जीवन और जीते हैं बुरी तरीके से, अकेलेपन में, लाइफ में जीने का कोई मोटिव नहीं, ना ही वो जीने की कोशिश भी नहीं करते, ना हंटिंग करते, ना कुछ करते। कभी कभी सपोज बैठे हैं तो कोई फल गिर गया अपने आप टूट के, उसको खा लेते थे जानबूझकर, ताकि ऐसा सोचते थे वो अपने माइंड में उस लाइफ के अंदर कि काश ये पॉइजनस निकले, मैं इसको खा के मैं भी मर जाऊं, मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊंगा। बट उनकी जो लक कह लो या भाग्य कह लो, जो भी कह लो, कि शायद उनको 2 वर्ष और जीना था। भगवान उनको एक मौका दे रहा था कि तुम अकेले जीना सीखो। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसको कभी ना कभी तो जाना ही है। जब भी आप शरीर लेकर इस वर्ल्ड में आए हो अर्थ पे, तो आपको वो शरीर यहीं छोड़कर वापस एज अ सोल ही वापस लौटना पड़ता है। बट इस चीज़ को वो समझने को तैयार नहीं थे, अपने पेरेंट्स की डेथ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने पूरे 2 साल जंगल में पागलों की तरह भटक भटक कर, ना खाने के लिए कोई कोशिश करना, ना जीने के लिए कोई कोशिश करना, कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे पड़े हो वहीं पे पड़े रहना कई कई दिनों तक। मतलब लिटरली मैं ऐसा कहूँगी उनका सेशन देखकर कि लक की वजह से ही वो 2 साल बचे, क्योंकि जंगल में अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आप को। वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं, लायन है, टाइगर है, जो जंगली है, बड़े बड़े चीता होते हैं, इन सब से आपको प्रोटेक्ट करना होता है खुद को, नहीं तो ये आप पे कभी भी हमला करके आपको खा जाएंगे। क्योंकि उनके लिए भी फूड का जो सर्वाइवल है वो आप हो, ह्यूमंस हैं या फ्लैश है, या तो दूसरे एनिमल्स का या तो इनका। तो बिफोर जब अपने ये पेरेंट्स के साथ रहते थे तो उस वक्त इनके पेरेंट्स इनको सिखाते भी थे कि किस तरीके से अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना, कैसे बचाना है खुद को। बट पेरेंट्स के जाने के बाद इनके जीने की इच्छा बिल्कुल चली गई थी, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की खुद को बचाने की। एंड इसके बाद भी जब किसी तरीके से इनकी मृत्यु नहीं हुई तो ये फाइनली भटकते भटकते एक पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर। मैंने पूछा जंगल के अंदर कौन सी पहाड़ी है, तो इन्होंने कहा ये पहाड़ी जंगल के अंदर नहीं है, बट जंगल जैसे ही खत्म होता है ना, तो मुझे ये पहाड़ी दिखी जंगल के अंदर से, और मैं उसी दिशा में जाता जाता यहाँ तक पहुँचा। और अब मुझे रास्ता फाइनली मिल गया है जिस तरीके से मैं अपने माता पिता के साथ पहुँच सकता हूँ। मैंने पूछा क्या सोच रहे हैं आप, क्या रास्ता मिला आपको? ये बताते हैं कि मैं इस पहाड़ी से कूद गया। इसके पहले मैं कुछ और पूछती इनसे, ये ऑलरेडी पहाड़ी के नीचे कूद चुके थे, और पहाड़ी काफ़ी ऊंची थी। जब ये वहाँ से कूदते हैं, 19 साल इनकी एज बताई इन्होंने, और जब ये वहाँ से ऊपर से कूदते हैं तो नीचे के जो पत्थर थे पहाड़ी के नीचे नुकीले से, उन पत्थरों के आर पार इनका शरीर हो जाता है और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। तो सुसाइड करके इन्होंने फिर से अपनी जान दे दी।
अब इसके बाद जब इनकी सोल स्पिरिट गाइड से मीटिंग करने के लिए ऊपर जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वहाँ पे इनको आंसर मिलता है कि किस वजह से इनको ऐसी लाइफ मिली जिसमें इनके पेरेंट्स की इस तरीके से हत्या हो गई और इनको अकेला जीवन जीना पड़ा, इनको इतना अकेलापन दुख झेलना पड़ा। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं उस इंसान के प्रति जिस इंसान ने, या जो अपोजिट कबीले में था उस इंसान ने इनके पूरे परिवार की जो हत्या की थी, क्योंकि लीडर वही था, उसके ही डिसीजन पे बाकी लोग मार रहे थे। तो उस लीडर के प्रति इनके मन में बहुत गुस्सा था, क्योंकि देख तो रहे थे ना भाई कि कौन मार रहा है, गड्ढे में छिपके ही सही, बट ये सारे नज़ारे को देख रहे थे। तो स्पिरिट गाइड ने इनको एक और पास्ट लाइफ वहाँ पे दिखाई है कि वो जो इंसान था वो एक और लाइफ में एक शेर का बच्चा था, छोटा सा। और ये जो पर्सन थे, जो कबीले की जिन्होंने डेथ की, अपनी जो मेरा क्लाइंट था जिनकी डेथ हुई 19 साल की एज पे, ये एक राजा थे उस लाइफ में। और इनको शिकार खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। शिकार खेलने के चक्कर में इन्होंने इतने जानवरों की हत्या की है, कि इनको अब वहाँ पे गिल्ट महसूस हो रहा था वो सब देखकर। और ना सिर्फ हत्या की, बल्कि इन्होंने क्या किया, एक शेर का बच्चा जो था, बच्चा कितना, किसी का भी बच्चा वो बहुत प्यारा होता है देखने में, तो इन्होंने उस बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसको जाली में अपने आदमियों द्वारा, जो इनके सेवक होते थे, उनके द्वारा कैद करवाकर अपने जेल खाने में डलवा दिया। पिंजड़ा जो जेल खाना होता है जिसमें कैदियों को रखते हैं, उस तरीके से उस जेल खाने में इन्होंने उस शेर के बच्चे को रखवा दिया। और उसके बाद उस शेर का बच्चा उसी जेल खाने में, उसको खाना मांस वगैरह दिया जाता था, कोई जाता नहीं था उसके पास। और वो बच्चा जो था ना, अब क्योंकि वो बच्चा था, उसकी लैंग्वेज, जानवरों की लैंग्वेज हम नहीं समझते, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ बोलता नहीं है। वो मन ही मन भगवान से प्रे करता था कि जिस तरीके से इस पर्सन ने, इस मनुष्य ने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया, मुझे इस तरीके से कैद कर दिया यहाँ पे, मैं अपने परिवार के बिना अकेला जीवन जीने को मजबूर हो गया, जिस तरीके से मुझे अपने परिवार के बिना दुख तड़प कर जीना पड़ रहा है, उसी तरीके से मैं इसको भी डेथ देना चाहता हूँ, उसी तरीके की मृत्यु। और उस शेर के बच्चे को पूरा जीवन वो बड़ा हुआ, जितना भी वर्ष का उसने जीवन जिया, उसको उसी तरीके से जेल खाने में इस राजा ने अपने फन के लिए रखा। उसको देख के ये मजे लेता, खुश होता, अपने आप पे प्राउड महसूस करता कि मैंने शेर को कैद कर रखा है। बट वो शेर जो भगवान के साथ बातें कर रहा था कि भगवान इसको भी मैं ऐसी मृत्यु देना चाहता हूँ, भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुना। इस चीज़ को सुनकर मुझे भी एक रियलाइजेशन हुई और मैं भी शॉक्ड हो गई कि भगवान इस धरती पे जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, छोटे जानवर, बड़े जानवर, एक नन्ही सी चींटी तक, हर किसी के माता पिता जो है वो भगवान है, एक्चुअल माता पिता भगवान है। और भगवान अपने किसी भी बच्चे को पीड़ा में नहीं देख सकता। भगवान हर किसी की प्रार्थना को सुनता है और उसको फ्री विल भी देता है कि जैसा तुम कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। तो भगवान ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और उसी का रिजल्ट था कि जब दोबारा ये लोग मनुष्य बनकर उस जंगल में एज अ कबीला, एक कम्युनिटी फॉर्म करके रहते हैं, तो वो पर्सन आकर इनके पूरे परिवार को ख़त्म करता है। और क्योंकि ये गड्ढे में छिपे थे तो इनको, ये तो बच तो गए, लेकिन इनको सेम उसी लायन के बच्चे की तरह अकेलापन, दुख का जीवन तड़प तड़प के जीना पड़ा। अब उसको तो कैद में रखा। अब इसके बाद जब इन्होंने अपनी उस लाइफ को देखा है तो इनके दिल से वो जो गुस्सा था उस पर्सन के प्रति जिसने इनके माँ बाप की हत्या की, उस गुस्से को भी रिलीज़ करना आसान हो गया। उस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग कराते वक्त इनको रियलाइजेशन हो रहा था कि जब ये मेरे माँ बाप को मार रहा था ना, तो उसके बाद मेरे दिल से इसके लिए बहुत कर्ज निकला कि जिस हाथ से तूने मेरे माँ बाप को काटा है, मारा है, वो हाथ तेरा कभी काम नहीं करेगा। और बहुत स्ट्रेंज आपको लगेगा ये जानकर कि वो पर्सन भी इनकी प्रेजेंट लाइफ में मौजूद है, इनके ब्रदर इन लॉ के रूप में। और एग्जैक्टली जिस हाथ से उस पर्सन ने मारा था और इन्होंने कर्ज किया था, वो हाथ इनके ब्रदर इन लॉ का काम नहीं करता है इस लाइफ में। मतलब वो हाथ इनका बिल्कुल पावरलेस है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। उस हाथ से एक पेन तक वो पर्सन इस लाइफ के अंदर बचपन से ही नहीं उठा पाता है।
इनके कर्ज की वजह से। तो वो भी वहाँ पे रिलीज़ कराया गया, इनकी कॉर्ड कटिंग करवाई गई। उस लाइफ के माता पिता को इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपने बेटे और अपनी वाइफ के रूप में देखा है, सॉरी अपने बेटे एंड हस्बैंड के रूप में देखा है। तो इस तरीके से इनका वहाँ पे पूरा जो कॉर्ड कटिंग क्लेंजिंग जो थी, स्पिरिट गाइड से मैसेजेस जो रिसीव करवाने थे वो सब करवाए। और इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर अब वो फियर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी कोई जगह नहीं है प्रेजेंट लाइफ में। ये सब बिलीफ सिस्टम उनके चेंज करवाएं और उनके अंदर पूरी तरीके से कोशिश कराएगी कि ये फियर पूरी तरीके से इनके बॉडी के जो सेल्स हैं, जैसे कि जब हम कोई फियर को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी पास्ट लाइफ में, तो वो फियर क्या होता है ना, हमारे साथ इस प्रेजेंट लाइफ में तो आता ही है, साथ ही साथ वो हमारी बॉडी पार्ट्स में भी, बॉडी पार्ट्स के सेल में भी वहाँ पे मौजूद रहता है बिना हमारे जाने हुए। तो ये पता करने का तरीका यही है कि जब आपको कोई फियर महसूस हो तो आप ध्यान दो कि मेरा कौन सा बॉडी पार्ट इफ़ेक्ट हो रहा है, किसमें मुझे क्या फील हो रहा है। इनको अक्सर वो फियर अपने हार्ट में महसूस होता था, इनकी धड़कन तेज हो जाती थी, घबराहट होती थी। तो वहाँ से भी फिर इनकी हार्ट को भी क्लीन कराया गया, हार्ट को पॉजिटिव इमोशन से भरा गया और फिर वापस इनको प्रेजेंट स्टेट में लाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की PLR की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।